वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीपीएससी 132 जिसका पूरा नाम भारतीय सरकार और राजनीति के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर 3 घंटे का है जिसमें आपका मैक्सिमम मार्क्स 100 है और इसमें आपको पासिंग मार्क्स 35 नंबर लाने होते हैं। ये भी आपका 2 पार्ट में बटा हुआ है जिसमें हर क्वेश्चन के आंसर 400 वर्ड में होने चाहिए। हर पार्ट में कम से कम 2 करने हैं और दूसरे पार्ट में 3 और हर क्वेश्चन 20 अंक का है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, संक्षेप में वर्णन कीजिए न्यायालय किन तरीकों द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। आंसर, भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में निहित सरकार में मौलिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं ताकि सभी भारतीय भारत के नागरिकों के रूप में शांति और सद्भाव में अपना जीवन व्यतीत कर सके। इन अधिकारों को मौलिक के रूप में जाना जाता है। वह सर्वांगीण विकास अर्थात बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक के लिए सबसे आवश्यक हैं और भूमि के लिए मौलिक कानून यानी संविधान द्वारा संरक्षित है। इनमें अधिकांश उदार लोकतंत्रों के लिए सामान्य व्यक्तिगत अधिकार शामिल हैं, जैसे कानून के समक्ष समानता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता, धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों के संरक्षण के लिए संवैधानिक उपचार का अधिकार, रिट के माध्यम से जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण। इन अधिकारों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप न्यायपालिका के विवेक के अधीन भारतीय दंड संहिता में निर्धारित दंड दिया जाता है। मौलिक अधिकारों को बुनियादी मानव स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका प्रत्येक भारतीय नागरिक को व्यक्तित्व के उचित और सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए आनंद लेने का अधिकार है। ये अधिकार सार्वभौमिक रूप से सभी नागरिकों पर लागू होते हैं, चाहे वे किसी भी जाति, जन्मस्थान, धर्म, जाति, पंथ, रंग या लिंग के। वे कुछ प्रतिबंधों के अधीन न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय हैं। अधिकारों की उत्पत्ति इंग्लैंड के बिल ऑफ राइट्स, यूनाइटेड स्टेट बिल ऑफ राइट्स और फ्रांस की डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन सहित कई स्रोतों में हुई है। 7 मौलिक अधिकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। उनके अनुच्छेद लिखना नहीं भूलना। अधिकारों का शाब्दिक अर्थ स्वतंत्रता से जो व्यक्तिगत भलाई के साथ साथ समुदाय की भलाई के लिए आवश्यक है। भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकार मौलिक है क्योंकि उन्हें भूमि के मौलिक कानून में शामिल किया गया है और कानून की अदालत में लागू किया है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि पूर्ण या वह संवैधानिक संशोधन से मुक्त है। जाति, धर्म या जाति या लिंग के बावजूद सभी लोगों को अपने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया। यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष ही ऐसा करने वाला। गरीबी से जूझ रहे लोगों के पास ऐसा करने के साधन नहीं हो सकते और इसलिए जनहित में कोई भी उनकी ओर से अदालत में मुकदमा कर सकता है। इसे जनहित याचिका के रूप में जाना जाता है। कुछ मामलों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने समाचार पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर अपने दम पर कार्रवाई की है। ये मौलिक अधिकार न केवल सुरक्षा में मदद करते हैं बल्कि मानव अधिकार के घोर उल्लंघन की रोकथाम में भी मदद करते हैं। वह पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी नागरिकों को समान सुविधाएं तक पहुंच और उपयोग की गारंटी देकर भारत की मौलिक एकता पर जोर देते हैं। कुछ मौलिक अधिकार किसी भी राष्ट्रीयता के व्यक्तियों के लिए लागू होते हैं जबकि अन्य केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सभी लोगों के लिए उपलब्ध है और इसी तरह धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी है। दूसरी ओर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और देश के किसी भी हिस्से से रहने और बसने की स्वतंत्रता अनिवासी भारतीय नागरिकों सहित अकेले नागरिकों के लिए आरक्षित है। सार्वजनिक रोजगार के माध्यम में समानता का अधिकार भारत के विदेशी नागरिकों को प्रदान नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार को मुख्य रूप से व्यक्तियों की किसी भी मनमानी राज्य के कार्य से बचाते हैं, लेकिन कुछ अधिकार व्यक्तियों के खिलाफ लागू करने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए संविधान अस्पृश्यता को समाप्त करता है और बेकार को भी प्रतिबंध करता है। यह प्रावधान राज्य की कार्यवाही के साथ साथ निजी व्यक्तियों पर की कार्यवाही दोनों पर एक जांच के रूप में कार्य करता है। हालांकि यह अधिकार पूर्ण अनियंत्रित नहीं है और सामान्य कल्याण की सुरक्षा के लिए आवश्यक उचित प्रतिबंधों के अधीन है। उन्हें चुनिंदा रूप से भी कम किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकारों सहित संविधान के सभी प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन वह संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकते। चूंकि मौलिक अधिकारों को केवल एक संवैधानिक संशोधन द्वारा ही बदला जा सकता है, उनका समावेश न केवल कार्यकारी शाखा पर बल्कि संसद और राज्य विधानसभा पर भी एक रोक है। इसमें अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने की संसदीय विधियों का वर्णन कीजिए। भारत की संसदीय प्रणाली की सरकार सामूहिक दायित्व के सिद्धांत पर है। इसका अर्थ है कि मंत्री अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रशासन
पर विधायी नियंत्रण केवल अप्रत्यक्ष अर्थात मंत्रियों से माध्यम से है। अधिकारियों को सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। वे मंत्रियों के उत्तरदायी के सिद्धांत का आश्रय लेते हैं और नाम रहते हैं। दूसरे शब्दों में अपने मंत्रालय या विभाग के अधीन कार्यरत प्रशासकों के कार्यों का उत्तरदायी मंत्री का होता है। प्रशासन पर संसद द्वारा नियंत्रण कार्यपालिका के द्वारा निम्न उपायों से लागू करती है। प्रश्नों, बहसों, प्रतिवेदनों और प्रस्तावों के द्वारा सरकार की नीति और कार्य पर सामान्य नियंत्रण, बजट और लेखा परीक्षा द्वारा वित्तीय नियंत्रण, समितियों के माध्यम से वित्तीय, प्रशासनिक एवं विधि मामलों विस्तृत नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण के विभिन्न उपकरण, तकनीकें तथा पद्धति निम्न है। विधि निर्माण, ये संसद का प्रमुख कार्य कानून बनाने या प्रवृत्ति करने या निरस्त करने की प्रक्रिया द्वारा संसद की नीतियों का निर्धारण करते हैं। प्रशासन के संगठन, संरचना, अधिकारों तथा कार्यविधियों का निर्धारण और अनुकूल संसदीय कानून करते हैं। परंतु संसद विधि निर्माण प्रक्रिया द्वारा जो नियंत्रण लागू करती है वे व्यापक और आम होते हैं। संसद कानूनों के ढांचे का निर्माण करती है और मूल ढांचे के अंतर्गत विस्तृत नियमों तथा विनियमों को तैयार करने का अधिकार कार्यपालिका को सौंप देती है। इसको प्रदत्त विधि निर्माण या कार्यकारी विधि निर्माण या अधीनस्थ विधि निर्माण कहा जाता है। ऐसे नियमों और विनियमों को परीक्षण के लिए संसद के सामने रखा जाता है। फिर दूसरा आता है प्रश्नकाल। संसद की बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए रखा जाता है। इस समय अवधि में सांसद प्रश्न पूछते और आमतौर पर मंत्रीगण उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना। फिर तारांकित के बारे में है, फिर आपके अल्प सूचना के बारे में। फिर तीसरा आता है शून्यकाल। प्रश्न काल के विपरीत शून्यकाल का कोई उल्लेख कार्यविधि के नियमों से नहीं मिलता, इसलिए यह सांसदों को उपलब्ध एक औपचारिक युक्ति जिससे वे मामलों को बिना किसी पूर्व सूचना को उठा सकते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल के तत्काल बाद शुरू हो जाता है और दिन की कार्यसूची के शुरू होने तक चलता है। दूसरे शब्दों में प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच एक काल को शून्यकाल कहा जाता है। फिर आधे घंटे की बहस, इसमें पूरा बहस के बारे में समझाया गया। फिर अल्पकालिक बहस, मतलब कम समय में 2 घंटे से अधिक का समय नहीं दिया जाना चाहिए, उससे कम में हो जाता है आपका। इसमें अन्य बहसें, जैसे ऊपर उल्लेखित बहसों के साथ साथ सांसदों को अनेक अन्य अवसर भी मिलते हैं जिनमें वे प्रशासन की चूकों और विफलताओं पर बयान देने और आलोचना करने के लिए बहसें करते हैं। ये अवसर निम्न है: राष्ट्रपति का उद्घाटन भाषण, कानून बनाने के लिए अनेक विधेयकों को प्रस्तुत करते समय, सामान्य सार्वजनिक हित के मामले पर प्रस्ताव प्रस्तुत एवं पारित करते समय। फिर आता है ध्यानाकर्षण, सिंपल। स्थगन प्रस्ताव, संसद में सार्वजनिक हित के अत्यावश्यक मामलों पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसको प्रस्तुत किया जाता है। इसको स्वीकार किए जाने के लिए 50 संसद सदस्यों को समर्थन की आवश्यकता होती है। फिर अविश्वास प्रस्ताव है। फिर निंदा प्रस्ताव है। निंदा प्रस्ताव निम्नलिखित अर्थों में अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। निंदा प्रस्ताव बनाम अविश्वास प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव में लोकसभा में अंगीकृत किए जाने का कारणों का उल्लेख होना चाहिए। यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरी मंत्री परिषद की निंदा करने के लिए रखा जा सकता है। लोकसभा में इसके पारित होने की स्थिति में मंत्री परिषद को पद से त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव क्या आपका, इसको लोकसभा में अंगीकृत किए जाने के कारण बताने की जरूरत नहीं होती है, केवल पूरी मंत्री परिषद के विरोध ही रखा जाता है। यह मंत्री परिषद पर लोकसभा के विश्वास को पता लगाने के लिए रखा जा सकता है। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद को पद से त्यागपत्र देना आवश्यक है। फिर हमने इसका तीसरा क्वेश्चन करा पार्ट 2 से 5वां, सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों और क्षेत्राधिकारियों की व्याख्या कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों को निम्न रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। मौलिक या आरंभिक क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकारों का वर्णन किया गया है। ये मौलिक अधिकार ऐसे वादे से संबंधित है जिसमें विधि का या तथ्य का कोई प्रश्न अंतर्निहित है, जिस पर कोई विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 3 तरह के मामलों में सुनवाई करता है: भारत सरकार तथा एक या अधिक संघ के राज्यों के बीच के विवाद, एक और भारत और किसी राज्य एवं दूसरी और एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच विवाद, परस्पर 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। ध्यात्व, ये एक ऐसे विवाद जो पूर्ववर्ती भारतीय रियासतों के साथ कई हुई संधियों से या किसी ऐसी रियासत द्वारा हस्तांतरित संधि से उत्पन्न हो, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार तत्व या क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं किए जा सकते। फिर आपका संविधान के कुछ अन्य अनुच्छेद में वर्णित विषयों जैसे 262 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय जल आयोग संबंधी मामले अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। फिर आता अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है तथा इसे उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध सुनने का अधिकार प्राप्त है। फिर अनुच्छेद 132, 133, 34 तथा 36 में सर्वोच्च न्यायालय की अपील की आधिकारिकता स्पष्ट की गई है। तो देखने
ब्ला ब्ला ब्ला। फिर अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ क्या क्या है उसके बारे में समझाया गया है। पूर्व अवलोकन का भी अधिकार क्या है। संविधान का संरक्षण, यदि कोई कानून संविधान को उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। फिर अन्य शक्तियाँ में अधिकार क्या क्या दे रखी है। राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निपटान करने के लिए शक्ति सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही है। फिर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का रहा है, भारत में लिंग आधारित आंदोलन की प्रकृति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। पहले इसमें समझते हैं लैंगिक असमानता संपादित। हम 21वीं सदी के भारतीय होने पर गर्व करते हैं, जो एक बेटा पैदा होने पर खुशी के जश्न मनाता है और एक बेटी पर शांत हो जाता है। यहाँ तक कि जश्न नहीं मनाने का नियम है। लड़के के लिए इतना प्यार, लड़कों के लिए इतना नहीं। ऐसा क्यों? जन्म से पहले कुछ लोग इसे मार देते क्योंकि उसे सौभाग्य नहीं समझते। लैंगिक असमानता की प्रसार। लिंग सामाजिक संस्कृति शब्द सामाजिक परिभाषा से संबंधित करते हुए समाज में पुरुषों और महिलाओं के कार्यों व्यवहारों को परिचित करती है, जबकि सेक्स शब्द आदमी और औरत को परिभाषित करता है। एक जैविक और शारीरिक घटना। अपने सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं में लिंग पुरुष और महिलाओं के बीच शक्ति के कार्य के संबंध है। जब पुरुष को महिला से श्रेष्ठ माना जाता है, इस तरह लिंग को मानव निर्मित सिद्धांत समझना चाहिए, जबकि सेक्स मानव की प्रकृति की जैविक विशेषता है। लिंग असमानता को सामान्य शब्दों में इस तरह परिभाषित किया जा सकता है कि लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव समाज में परंपरागत रूप से महिलाओं को कमजोर जाति वर्ग रूप से माना जाता है। लैंगिक असमानता के विभिन्न क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में भारतीय समाज में अक्सर महिलाओं को घरेलू कार्य के ही अनुकूल में आता है। घर में महिलाओं को भोजन वगैरह, बच्चों पालन वगैरह इस तरह समझा जाता है। आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों में एक पारिश्रमिक अंतर है। औद्योगिक क्षेत्र में अक्सर महिलाओं को पुरुषों के सापेक्ष कम वेतन भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, रोजगार के अवसरों में भी पुरुषों को ही प्राथमिकता देते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी ज़्यादातर जो आपका टिकट है वो पुरुष को ही देते हैं, महिलाओं को कम देते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में जब हम विज्ञान समुदाय पर ध्यान देते हैं, ये पाते हैं कि प्रगतिशीलता की विचारधारा पर आधारित इस समुदाय में भी स्पष्ट रूप से लैंगिक असमानता विद्यमान है। वैज्ञानिक समुदाय में या तो महिलाओं का प्रवेश ही मुश्किल से होता है या उन्हें कम महत्व के प्रोजेक्ट दिया जाता है। यह विडंबना यही है कि हम मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम से परिचित हैं, लेकिन मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस के नाम से परिचित नहीं है। मनोरंजन क्षेत्र में भी भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, जहाँ अभिनेताओं को की तुलना में अभिनेत्री को कम पैसे मिलते हैं। खेल क्षेत्र में भी खेलों में भी मिलने वाले पुरस्कार राशि में खिलाड़ियों के बजाय महिलाओं को कम देते हैं। चाहे कुश्ती हो, क्रिकेट हो, हर जगह भेदभाव होता है। लैंगिक असमानता के खिलाफ कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा उपाय। लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए भारतीय संविधान ने कई कदम उठाए। वोट डालने का अधिकार भी डाला गया। संविधान के अनुच्छेद 15 में लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर होने के आधार पर किए जाने सभी भेदभाव को निषेध करता है। इसके अलावा भारत में महिलाओं के लिए बहुत से असंवैधानिक सुरक्षात्मक उपाय बनाए हैं, पर जमीनी हकीकत इससे बहुत अलग है। इन प्रावधानों के बावजूद देश में महिलाओं को द्वितीय श्रेणी के रूप में देखा जाता है, जबकि पुरुषों को पहले नंबर पर। हम लैंगिक समानता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संवैधानिक सूची के साथ साथ सभी प्रकार के भेदभाव या असमानता चलती रहेंगी, लेकिन वास्तविक बदलाव तो तभी होगा जब पुरुष की सोच बदले। बल्कि महिलाओं को भी आज की संस्कृति के अनुसार अपनी पुरानी रूढ़िवाद सोच बदलनी होगी और जानना होगा कि इस शोषणकारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था का एक अंग बन गई है और पुरुषों को खुद पर हावी होने की सहायता कर रही है। हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा सहभागी लोकतंत्र आने वाले समय में और पुरुषों और महिलाओं के सामूहिक प्रयासों से लिंग असमानता की समस्या का समाधान ढूंढने में सक्षम हो जाएगा और हम सभी को सोच व कार्य की वास्तविकता के साथ हमें अपने पोषित आधुनिक समाज की ओर ले जाएगा। इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में किसान आंदोलन की प्रकृति और उनके स्वरूप की उचित उदाहरणों के साथ परीक्षण कीजिए। आमतौर पर यह माना जाता है कि भारतीय समाज में समय समय पर होने वाली उथल पुथल किसानों की कोई सार्थक भूमिका नहीं रही, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि भारत के संविधानता आंदोलन में जिन लोगों ने शीर्ष स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, इनमें आदिवासी जनजाति और किसानों का अहम योगदान रहा है। स्वतंत्रता से पहले किसानों ने अपनी मांगों को समर्थन में जो आंदोलन किए वे गांधी जी के प्रभाव के कारण हिंसा और बर्बादी से भरे नहीं होते थे, लेकिन अब स्वतंत्रता के बाद जो किसानों पर आंदोलन हुए वो हिंसक और राजनीति से ज़्यादा प्रेरित थे। देश में नील पैदा करने वाले किसानों को आंदोलन, पावना विद्रोह, तेपागा आंदोलन, चंपारण का
सत्याग्रह और पेड़वाली में जो आंदोलन हुए थे, इन आंदोलनों का नेतृत्व महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने किया। आमतौर पर किसानों के आंदोलन या उनके विद्रोह की शुरुआत सन 1859 से हुई थी, लेकिन चूंकि अंग्रेजों की नीतियों में सबसे ज़्यादा किसान प्रभावित हुए, इसलिए आज़ादी के पहले भी इन नीतियों ने किसान आंदोलन की नींव डाली। सन 1857 के असफल विद्रोह के बाद विरोध का मोर्चा किसानों ने ही संभाला, क्योंकि अंग्रेजी और देसी रियासतों में सबसे बड़े आंदोलन उनके शोषण के उपजे थे। वास्तव में जितने भी किसान आंदोलन हुए, उसमें अधिकांश आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ थे। उस समय के समाचार पत्रों ने भी किसानों के शोषण, उनके साथ होने वाले सरकारी अधिकारियों की ज़्यादातर का सबसे बड़ा संघर्ष, पक्षपातपूर्ण व्यवहार और किसानों के संघर्ष को प्रमुखता से प्रकाशित किया। सन 1918 में खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। वहीं बाद में मेड़ता बंधुओं ने भी सन 1922 में बारडोली सत्याग्रह प्रारंभ किया। बाद में इस सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में रहा। हालांकि किसानों का सबसे प्रभावी और व्यापक आंदोलन नील पैदा करने के वाले किसानों का था। फिर उसके बाद दक्कन का विद्रोह हुआ। उसके उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन, ये कुछ इसके टाइप्स हैं आंदोलन कौन कौन से कब हुए। फिर आपका मोपला विद्रोह, फिर आपका कूका विद्रोह, रामोसी किसानों का विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, अखिल भारतीय किसान सभा, सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। ये आपके कुछ आंदोलन थे जो आपको पूरे पेपर में लिखने हैं। इस प्रकार आपका इस क्वेश्चन का डिस्कशन यही ख़त्म होता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारा चैनल सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।